नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कक्षा 12वीं केमिस्ट्री के अंतर्गत हम बात करेंगे भाग 12 की अध्याय 4 है रासायनिक बलगतिकी। इससे पहले हमने भाग 11 तक पढ़ा था। इस भाग में हम पढ़ेंगे सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, देहली आवृत्ति क्या होती है और सक्रियण ऊर्जा और देहली आवृत्ति के बीच में संबंध। हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक निकाला था, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक निकाला था और प्रथम कोटि के अर्ध आयुकाल के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक निकाला था। ये तीनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे पहले हमने अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा था। वो क्वेश्चन भी बोर्ड के हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अंतर्गत हमको सक्रियण ऊर्जा, देहली आवृत्ति, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको ये ग्राफ समझना पड़ेगा। तो इस ग्राफ को ध्यान से समझेंगे आप। सक्रियण ऊर्जा होती क्या है कि जब कोई अभिकारक, जैसे हमने बात करी थी कि अभिक्रिया जब होती है तो उसके एक साइड अभिकारक लेते हैं और एक साइड उत्पाद लेते हैं। अभिकारक जो होता है वो क्रिया करता है, जब अभिकारक क्रिया करेगा तो ही उत्पाद बनेगा। अभिकारक क्रिया नहीं करेगा तो उत्पाद नहीं बनेगा। जैसे हमने बात करी थी कि जैसे दूध से दही बनाना, दूध को अगर हम रहने देंगे तो अगर हम उसको गर्म नहीं करते हैं, दूध को रहने दिया तो क्या होता है कि दूध खराब हो जाएगा लेकिन दही नहीं बनेगा। भले वो गाढ़ा हो जाएगा लेकिन उसमें खटास उत्पन्न नहीं होगी। तो इसलिए खटास उत्पन्न कब होगी? जब दूध में हम दही को मिलाते हैं। जैसे ही दही को मिला देंगे वैसे दूध के जो अणु हैं, दूध के जो कण हैं, वो क्रिया करने लग जाएंगे, आपस में काम करने लग जाएंगे, आपस में क्रिया करने लग जाएंगे और क्रिया के फलस्वरूप अम्ल का निर्माण करेंगे, खटास का निर्माण करेंगे, खट्टापन आ जाएगा उसमें। यानी कि दूध के जो कण है, वो दूध के कण क्या है? अभिकारक है। ये क्या है? अभिकारक। जब तक हमने दूध में छाछ नहीं मिलाया था तब तक दूध के जो कण थे, अभिकारक थे, वो काम नहीं कर रहे थे, सक्रिय नहीं थे। वो कैसे थे? निष्क्रिय थे, एक्टिव नहीं थे, अम्लों को बनाने में कार्यशील नहीं थे वो। जैसे हमने उसमें छाछ के कण मिलाए या छाछ के अणु मिला दिए, छाछ की मात्रा मिला दी, छाछ के अतिरिक्त हम उसमें दही भी मिला सकते थे दूध में, तो भी दही बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती। या फिर इसके अतिरिक्त कोई और अन्य खट्टा पदार्थ उसमें मिलाते तो वो क्रिया करना शुरू हो जाता। तो दूध के जो कण हैं उनको क्या बोल रहे हैं हम? अभिकारक। अब हम इसको हम दूसरी भाषा में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अभिकारक के कण। दूध के कण यानी कि अभिकारक के कण या अभिकारक के अणु। अभिकारक के अणुओं को क्रियाशील बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? उसमें छाछ मिला रहे हैं। जैसे ही छाछ मिलाया तो दूध के कण क्या करने लग गए? क्रिया करने लग गए, काम करने लग गए और फिर धीरे 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 दूध क्या होने लगेगा? गाढ़ा होने लगेगा। फिर बाद में जमना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में उसमें भी खटास उत्पन्न हो जाएगी। एकदम से खट्टा नहीं होता है, पहले कम खट्टा होता है, फिर और उसमें खटास बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और एक स्टेज के बाद बहुत खट्टा हो जाता है। यानी कि अभिकारक की जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे ही पूरी तरह से खट्टा हो जाता है तो वो
पूरी तरह से खट्टा हो गया, यानी कि पूरी तरह से दही बन चुका है। और जब दही बन चुका है उसको हम क्या बोलेंगे? उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद, ये हम अपना उदाहरण के तौर पे देख रहे थे। अब वास्तव में क्रिया कैसे होती है उसको देखें हम। तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में एक अक्ष पर, ये दो अक्ष है, एक अक्ष ये है और एक अक्ष ये है। इसमें हम दो अक्ष लिए, एक अक्ष पर अभिक्रिया की प्रगति, मतलब अभिक्रिया इधर की ओर गति करती है, उसकी दिशा इधर की ओर है। अभिक्रिया के जो अणु है उसकी जो ऊर्जा है किस तरह से बढ़ती और घटती है उसको हम यहां से दर्शाएंगे, इस अक्ष पर दर्शाएंगे। ये तो हमने केवल समझने के लिए लिखा था, इसको हम याद रखेंगे और हमको मदद करेगा। ये जो ग्राफ है किस तरह से मदद करेगा, ये ग्राफ भी मदद करेगा। तो जैसे यहाँ पे अभिकारक की ऊर्जा धीरे 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 उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, बढ़ती है, एक अंतिम स्टेज आती है जब अभिकारक के अणु संकुल का निर्माण करता है। यहां से लेकर यहां तक ये अभिकारक कहलाएगा। ध्यान से देखेंगे, यहां से यहां तक अभिकारक कहलाएगा। यहां पे जो अवरोध उत्पन्न होगा, अवरोध मतलब कि रुकावट, जो अवरोध उत्पन्न होगा उसको बोलते हैं ऊर्जा अवरोध या ऊर्जा रोधिका। रोधिका यानी कि रुकावट डालने वाला, ऊर्जा अवरोध यानी कि रुकावट डालने वाला। जैसे ही अभिकारक का जो अणु है वो इस संकुल, ये ऊर्जा अवरोध को पार करता है तो वो संकुल बना लेता है और संकुल के बाद में उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, उत्पाद में बदल जाता है। अब हम फिर से आते हैं अपने उदाहरण पे। दूध लिया, दूध यानी कि अभिकारक के कण, दूध के जो कण थे अभिकारक के अणु। उसके बाद जैसे हमने उसमें छाछ मिलाया तो अभिकारक के जो अणु थे, सबसे पहले उनकी जो ऊर्जा थी वो कितनी थी, हम इसको मान लें 0 मान लें, कोई क्रिया नहीं कर रहे थे। जैसे हमने उसमें छाछ मिला दिया तो अभिकारक के अणु क्या करने लग गए, कार्य करने लग गए, मतलब उसमें ऊर्जा आ गई, थोड़ी सी ऊर्जा आ गई, कार्य करने की एक्टिविटी आ गई, सक्रिय हो चुका है। फिर धीरे धीरे उसमें आपस में क्रिया करेंगे, फिर उसकी ऊर्जा बढ़ेगी, धीरे 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 इसकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और यहां तक की जो कुल ऊर्जा है, यहां से लेकर यहां तक की जो कुल ऊर्जा, इसी ऊर्जा को बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। और इस सक्रियण ऊर्जा को E A से प्रदर्शित करते हैं, आधार में इसको E A से प्रदर्शित करते हैं। जब सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो क्वेश्चन बनाएंगे हम। क्या क्वेश्चन बनाएंगे, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन के लिए, उसके बाद मैं परिभाषा बोलूंगा, अलग अलग परिभाषा बोलूंगा सबकी। सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा और देहलीय आवृत्ति के बीच में संबंध स्थापित कीजिए, ऐसा क्वेश्चन बनता है। सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा और देहलीय आवृत्ति के बीच में संबंध स्थापित कीजिए, या सक्रियण ऊर्जा और देहलीय आवृत्ति के बीच में संबंध क्या है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद में पॉइंट डालेंगे। सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा पॉइंट डालेंगे और उसमें लिखेंगे, मैं बोलता हूं क्या लिखेंगे, अभिकारक के अणुओं को सक्रिय बनाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या जितनी ऊर्जा दी जाती है उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। फिर से बोल देता हूं मैं परिभाषा इसकी। किसी अभिकारक के अणु को सक्रिय बनाने के लिए या सक्रिय करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, या उसे अभिकारक की सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद में आगे लिखेंगे, इसे E A से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद
फिर से वही भाषा बोल देता हूँ एक बार में। किसी अभिकारक के अणु को सक्रिय करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, या ई से व्यक्त करते हैं, या ई से दर्शाते हैं। सभी बात एक ही है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये थी परिभाषा जो कि आपको परीक्षा में लिखना। उसके आगे पॉइंट डालना है देहली ऊर्जा। क्या पॉइंट डालना है उसमें? देहली ऊर्जा। अब सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा तो समझ में आ गई होगी कि दूध के जो कण थे आपस में क्रिया नहीं कर रहे थे, जैसे हमने उसमें छाछ मिलाया तो वो क्रिया करने लग गए। यानी कि छाछ मिलाया यानी कि हमने उसको ऊर्जा दी। किसको? दूध के अणु को, दूध के कण को। तो उसको क्या हमने क्या किया? हमने ऊर्जा दी, और जैसे हमने ऊर्जा दी तो दूध के अणु क्या करने लग गए? क्रियाशील हो गए। तो जो जितनी ऊर्जा उसको क्रियाशील बनाने के लिए दी थी उसी ऊर्जा को कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? सक्रियण ऊर्जा। उम्मीद है आपको ये परिभाषा समझ में आ गई होगी, सक्रियण ऊर्जा होती क्या है। उसके बाद में हमने क्या बोला? उसके आगे हमने क्या बोला? परिभाषा तो समझ में आ गई होगी। जो हमने छाछ मिलाया यानी कि हमने ऊर्जा दी उसको, और जैसे ऊर्जा दी तो दूध के कण क्रियाशील हो गए। अब आगे बात करें, धीरे धीरे दूध के जो कण हैं वो एक्टिव होते हैं, आगे क्रियाशील होते हैं, और फिर क्या बन जाता है? दही बन जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? दही बनने की प्रक्रिया समझ ले हम। उसके बाद में दही बनता है, और फिर बाद में पूरी तरह से उत्पाद के रूप में दही बन जाता है। तो देहली आवृत्ति किसको कहते हैं? यहां से लेकर यहां तक, यानी कि ये वाली ऊर्जा, ये कुल सक्रियण ऊर्जा। उसके बाद में वो क्या करता है? यहाँ संकुल बनाता है। संकुल बनाने के बाद में क्या बनाता है? वो उत्पाद बनाता है। तो यहां से लेकर यहां तक की जो ऊर्जा है, ये वाली, यहां से यहां तक की जो ऊर्जा है, इसको बोलते हैं निम्नतम ऊर्जा। मैंने चित्र में लिखा है, ये डेल्टा एच से इसको दर्शाया है, और ये है निम्नतम ऊर्जा, ऐसा लिखा है। तो सक्रियण ऊर्जा और निम्नतम ऊर्जा, ये जो सक्रियण ऊर्जा है, जैसे ये वाली सक्रियण ऊर्जा, और इसी को मैंने यहाँ पे भी दर्शाया है। तो सक्रियण ऊर्जा और ये निम्नतम ऊर्जा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तो ये अभिकारक के अणु सक्रिय हो रहे थे, एक्टिव हो रहे थे। उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक ये संकुल का निर्माण कर रहे थे, संकुल में बदले थे, और उसके बाद में ये किसमें परिवर्तित हो गए? उत्पाद में, मतलब पूरी तरह से दही में बदल गए। तो ये संकुल की ऊर्जा और उत्पाद की ऊर्जा या निम्नतम ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा, इसको अगर जोड़ देते हैं, कुल ऊर्जा की अगर बात करें हम, तो कुल ऊर्जा को कहते हैं देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा किसको कहते हैं? देहली ऊर्जा या देहली आवृत्ति। देहली ऊर्जा किसको कहते हैं? जो कुल ऊर्जा होती है, अणु के पास जो टोटल ऊर्जा होती है, उसको क्या कहते हैं? देहली ऊर्जा। अगर हम इसकी परिभाषा लिखें तो कैसे लिखेंगे? क्या बोलेंगे? सक्रिय जो अणु था, अभिकारक का जो अणु था, सक्रियतः अणु के पास, सक्रियता मतलब जो जैसे हमने छाछ मिलाया तो वो क्या हो गया था? सक्रिय हो गया था, एक्टिव हो गया था। सक्रियतः अणु के पास जो कुल ऊर्जा होती है, उस कुल ऊर्जा को ही, कुल ऊर्जा मतलब ये वाली ऊर्जा और ये वाली ऊर्जा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये कुल ऊर्जा बनेगी। सक्रियतः अणु के पास जो कुल ऊर्जा होती है उसे देहली ऊर्जा कहते हैं। देहली ऊर्जा के कारण ही अणु तुरंत ही, जैसे ये सक्रियता अणु था, सक्रियता अणु के कारण ही वो क्या करता है? पहले संकुल का निर्माण करता है, और संकुल के बाद में वो तुरंत ही उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। अब जो पॉइंट डाला था उसमें मैं बोल रहा हूं वो लिखेंगे आप लोग, देहली आवृत्ति या देहली ऊर्जा में लिखेंगे। सक्रियतः अणु के पास जो कुल ऊर्जा होती है, सक्रियतः अणु के पास जो कुल ऊर्जा होती है उसे देहली ऊर्जा कहते हैं। देहली ऊर्जा के कारण अणु तुरंत ही, देहली ऊर्जा के कारण अणु तुरंत ही
उत्पाद संकुल, इसको बोलेंगे उत्पाद संकुल, तुरंत ही उत्पाद संकुल, और अपघटित होकर उत्पाद अणु में बदल जाता है। सक्रियत अणु के पास जो कुल ऊर्जा होती है उसे देहली ऊर्जा कहते हैं। देहली ऊर्जा के कारण अणु तुरंत ही उत्पाद संकुल और अपघटित होकर उत्पाद अणु में बदल जाता है। ये हो जाएगी देहली ऊर्जा की परिभाषा। इतना करने के बाद ये बनाएंगे चित्र। इतना करने के बाद बनाएंगे चित्र। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। परिभाषा लिख ली होगी। परिभाषाएं लिख लेने के बाद में ये चित्र बना लेंगे आप लोग। चलिए, तो ये आपको, आपने सक्रिय ऊर्जा की परिभाषा लिख ली, देहली ऊर्जा की परिभाषा लिख ली, उसके बाद ये चित्र बनाया। उसके बाद चित्र आप इतने जल्दी नहीं बना सकते तो आप उसके लिए जगह छोड़ लेंगे। आपके पास बुक में भी चित्र मिल जाएगा स्पेशली। उसके बाद आगे देखें हम कि इनमें संबंध क्या है। किनमें संबंध? सक्रिय ऊर्जा और देहली ऊर्जा या देहली आवृत्ति, इनके बीच में संबंध क्या है। चित्र से हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। चित्र बनाने के बाद में आप लिखेंगे, चित्र से स्पष्ट है कि इनमें निम्न संबंध होता है। क्या लिखेंगे? चित्र से स्पष्ट है कि इनमें निम्न संबंध होता है। चलिए देखिए हम कि क्या संबंध है। आप लोग इस चित्र में यहां से यहां तक ऐसा बनाया, उसके पास में एक इस तरह से, इसके पास में ऐसी लाइन खींचेंगे यहां से यहां तक, कुल टोटल एक ही लाइन खींचेंगे और उसके पास में लिखेंगे देहली ऊर्जा। उधर साइड लिखेंगे, मेरे पास जगह नहीं है, मैं इधर लिख देता हूं, देहली ऊर्जा। समझ जाएंगे देहली ऊर्जा किसको बोल रहे हैं हम? यहां से यहां तक की ऊर्जा और यहां से यहां तक की टोटल ऊर्जा। इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये जो कुल ऊर्जा होती है इसको बोलते हैं देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा, इतनी बात समझ में आई होगी। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मेरे को बार बार जाके देखना पड़ता है कि ये लिखा हुआ साफ दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए बीच बीच में मेरे को जाना पड़ता है। अब आगे देखें हम इनमें संबंध क्या है। इतना तो लिखेंगे चित्र बना लेने के बाद में। मैंने बोल दिया कि चित्र से स्पष्ट है कि इनमें निम्न संबंध होता है। क्या संबंध है दिख रहा है हमको? देहली ऊर्जा बराबर देहली ऊर्जा का जो मान होता है, यहां से यहां तक सक्रिय ऊर्जा है और यहां से यहां तक निम्नतम ऊर्जा। तो क्या लिखेंगे हम? सक्रिय ऊर्जा प्लस सक्रियण ऊर्जा प्लस ये वाली ऊर्जा और ये वाली ऊर्जा दोनों जुड़ जाती है, ये और ये, प्लस निम्नतम ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा प्लस निम्नतम ऊर्जा। तो ये है इनका अभीष्ट संबंध। इसी को अगर हम थोड़ा चेंज कर दें तो और क्या क्या परिवर्तन आ सकता है। कंपटीशन एग्जाम जो होती है उसमें वो चेंज करके दे सकता है। इनमें से कोई मान दे दिया और हमको पूछ लिया कि देहली ऊर्जा का मान दे दिया, निम्नतम ऊर्जा का मान दे दिया, और हमको पूछ लिया सक्रिय ऊर्जा का मान कैसे निकाले, या सक्रिय ऊर्जा का मान दे दिया, निम्नतम ऊर्जा का मान दे दिया और देहली ऊर्जा का मान पूछ लिया,
या निम्नतम ऊर्जा का मान पूछ लिया, इसका और इसका मान दे दिया, तो परिवर्तन किस तरह से कर सकते हम। सक्रियण ऊर्जा को इधर रखें और इसको इधर लाएं, तो क्या हो जाएगा, देहली ऊर्जा, ये देहली ऊर्जा तो पहले से इधर है, निम्नतम ऊर्जा को इधर लाएंगे, निम्नतम ऊर्जा बराबर, इधर क्या बचा अपने पास, सक्रियण ऊर्जा, ये बचा अपने पास सक्रियण ऊर्जा। तो इसी को हमेशा लिख सकते कि ये पूरा पूरा इधर उठा के लिख लें, इसको पूरा पूरा उधर उठा के लिख लें। क्या लिखें, सक्रियण ऊर्जा बराबर देहली ऊर्जा माइनस निम्नतम ऊर्जा। ये वाला और ये वाला एक ही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको मैं एक और बार बदल देता हूं तो ताकि आपको दिक्कत ना आए, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर से देखिए, हम ये जो हमारा मेन सूत्र है, हमने इसको इधर रखा था, इसको इधर पहुंचाया था, तो ये इस तरह से माइनस हुआ था। अगर हम इसको इधर रखते हैं और इसको इधर पहुंचाते हैं तो क्या हो सकता है, इसको इधर पहुंचाएं तो यहां पे परिवर्तन हो जाएगा। 3 टाइप तो ये थे, चौथा टाइप इसको मैं चेंज कर देता हूं, उसको लिख देना, इसको इधर पहुंचा दिया हमने, सक्रियण ऊर्जा बराबर बचेगा अपने पास निम्नतम ऊर्जा। निम्नतम ऊर्जा बचेगा। तो ये अपना लास्ट जो है, इसी को हमेशा लिख सकते हैं, निम्नतम ऊर्जा बराबर, इसको उधर पहुंचा दिया तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला इधर आया, वो वाला उधर आया, ये इधर आएगा तो माइनस, ये उधर जाएगा तो माइनस, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होता है। देहली ऊर्जा माइनस सक्रियण ऊर्जा, ये पूरी तरह से इसका उत्तर समाप्त हो जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं हम क्या था, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्या था, सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा और देहली ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए, सक्रियण ऊर्जा और देहली ऊर्जा देहली आवृत्ति में संबंध स्थापित कीजिए। फिर बाद में हमने सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा लिखी, उसके बाद में हमने देहली ऊर्जा की परिभाषा लिखी, उसके बाद में हमने चित्र बनाया, उसके बाद में इनमें संबंध स्थापित किया। ये आपका बोर्ड का प्रश्न उत्तर समाप्त हो जाता है। यहाँ पे एक अगला प्रश्न है जो आप लोगों को मैं लिखवा देता हूँ, पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आपको उत्तर लिखने में दिक्कत ना हो इसलिए मैं बोल देता हूँ। क्वेश्चन है, अभिक्रिया की दर एवं दर स्थिरांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न है, अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर में अभिक्रिया की दर एवं दर स्थिरांक में अंतर निम्न है। एक साइड लिखेंगे अभिक्रिया की दर और दूसरे साइड लिखेंगे दर स्थिरांक। अभिक्रिया की दर की परिभाषा हमने लिखी थी, हमने समझा था। आप लोगों ने अगर पिछले वीडियो को पढ़ा हो, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं पढ़ा तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे सभी वीडियो क्रम से मिल जाएंगे आपको।
केमिस्ट्री के सारे वीडियो, जितने भी वीडियो डाले हैं, ये 12वां वीडियो है। अब जैसे ये चैप्टर ख़त्म होता है तो मैं बेसिक केमिस्ट्री के वीडियो डालूंगा और बेसिक केमिस्ट्री को सबसे पहले पढ़ेंगे। हालांकि अभी हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक केमिस्ट्री इसके बाद में आप लोग लिख लेना। पर जब तक आपको बेसिक केमिस्ट्री नहीं आती है तब तक आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। जब तक आपको सारणी समझ में नहीं आती, जब तक आपको आवर्त क्या होता समझ में नहीं आएगा, जब तक आपको वर्ग क्या होता समझ में नहीं आएगा, जब तक आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते नहीं आता, जब तक आपको संकरण निकालते नहीं आता, तब तक आपको केमिस्ट्री नहीं आती। ये अलग बात है कि आप रट्टा मार के पास हो जाओ, वो अलग बात है। परसेंटेज भी बना लो, वो भी अलग बात है। 70 में से 60 नंबर भी ले आओ, वो भी अलग बात है। 70 में से 65 ले आओ, वो भी अलग बात है। पर हकीकत यही है कि जब तक आपको आवर्त सारणी के बारे में पता नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पता नहीं है, संकरण के बारे में पता नहीं है, तब तक आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। चलिए हम देखें कि हम कहां पर थे। हम मुद्दे से थोड़ा सा भटक गए थे, तो वापस चले हम अपने मुद्दे पे। क्वेश्चन की बात कर रहे थे और उत्तर की भी बात कर ली थी और उसमें परिभाषाएं लिखनी थी। अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर के लिए हमने पुराने वीडियो में बात करी थी कि अभिक्रिया की दर क्या होती है कि इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। पुरानी जो परिभाषा लिख रखी है उसी को देख के उसकी परिभाषा लिख लेना। अभी चाहो तो जगह छोड़ सकते हो, नहीं तो मैं बोल रहा हूं लिख सकते हो। इकाई समय में अभिकारक के सांद्रण में कमी या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि को अभिक्रिया की दर कहते हैं। इकाई समय में अभिकारक के सांद्रण में कमी या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि को अभिक्रिया की दर कहते हैं। उधर साइड लिखेंगे, यह दर समीकरण में समानुपातिक स्थिरांक है। दर स्थिरांक किसको बोल रहे थे? समानुपाती का चिन्ह आता था और उसको जब हटाते थे, जैसे dx बटे dt समानुपाती ए ऐसे लिखते थे, और इसको जब हटाते थे dx अपन dt बराबर का चिन्ह आता था के, तो ये जो है इसको बोलते थे हम दर स्थिरांक। तो उसकी परिभाषा क्या लिखेंगे हम दर स्थिरांक में? यह दर समीकरण में समानुपातिक स्थिरांक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अभिक्रिया की दर में किसी भी समय अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है। अभिक्रिया की जो दर होती है वो किस पर निर्भर करती है? अभिकारक के सांद्रण पर। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके अच्छे से, इसलिए मैं लिखवा देता हूं उधर साइड। दर स्थिरांक का मान अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि ये तो नियतांक है, ये किसी पर निर्भर नहीं करता है। दर स्थिरांक का मान अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। उसके बाद में अगला पॉइंट लिखेंगे, अभिक्रिया की दर में इसकी इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है। इसकी इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है। इनवर्स इनवर्स इसलिए लगाया, मोल ऊपर है, लीटर नीचे है और सेकंड भी नीचे है, इसलिए हमने इनवर्स लगा लिया। उधर साइड लिखेंगे, इसकी इकाई अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। इसकी इकाई अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है।
अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है, यानी कि हमने जो अभिक्रिया की कोटि के लिए दर स्थिरांक निकाला था, शून्य कोटि के लिए अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक मान हमने अलग निकाला था, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का मान हमने अलग निकाला था। अगर द्वितीय कोटि के लिए निकालेंगे तो अलग निकलेगा, तृतीय कोटि के लिए निकालेंगे तो अलग निकलेगा। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि इसका मान अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है, या इसकी इकाई अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। अगला पॉइंट लिखेंगे अभिक्रिया की दर में, साम्य अवस्था पर अग्र अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया के वेग पर, अग्र अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है। हमने जो इस तरह से जब भी बात करते इस तरह से बात करते हैं, इधर अभिकारक की बात करते हैं और इधर उत्पाद की बात करते हैं। इधर वाली जो अभिक्रिया होती है उसको बोलेंगे हम अग्र अभिक्रिया, और इधर वाली जो अभिक्रिया की बात करेंगे उसको बोलेंगे पश्च अभिक्रिया। तो क्या लिखा, साम्य अवस्था पर अग्र अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है। साम्य अवस्था पर मतलब जब बराबर हो दोनों साइड, तो इसका वेग और इसका वेग, दोनों का वेग आपस में बराबर होता है, इसका और इसका। उधर साइड लिखेंगे, साम्य अवस्था पर अग्र अभिक्रिया के वेग व पश्च अभिक्रिया के वेग नियतांकों का अनुपात, साम्य अवस्था पर अग्र अभिक्रिया के वेग व पश्च अभिक्रिया के वेग नियतांकों का अनुपात साम्य नियतांक कहलाता है, साम्य नियतांक कहलाता है। तो आज के रोज इतना ही, आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।